ये भी है ना। तो नहीं, हेलो, हाँ, ओके। सप्लीमेंट्री इंग्लिश का ये वाला सोनेट समझना था आप में से कुछ को, है ना, इसलिए हम आज इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं। व्हाट इज सोनेट? व्हाट इज सोनेट? सोनेट 14 लाइन्स की एक पोयम रहती है। सोनेट इज 14 लाइन्स पोयम में कंपलसरी मैक्सिमम ऑलवेज 14 लाइन्स ही रहती है, 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट। 3 पैराग्राफ, 4 लाइन के क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट लास्ट में, कंक्लूजन की 2 लाइन्स। ओके, दैट इज कपलेट। 14 लाइन्स पोयम इज सोनेट। अब विलियम शेक्सपियर पोएट है इंग्लिश के, बहुत अच्छे, बहुत चीज़ें लिखी हुई है उन्होंने इंग्लिश में, लिटरेचर में। हम उनका सोनेट 101 पढ़ेंगे। ओके, ये 101 जो सोनेट है, देयर इज सीरीज 100 to 104, 100 से 104 तक के जो 4 सोनेट्स हैं उनके, उसमें से एक पार्ट है ये 101, क्योंकि तुम लोगों को नहीं समझ में आया। 100 है क्या आपको पोर्शन में? नहीं है। ओके, अब ये इनके जो सोनेट्स हैं, इस इंग्लिश सोनेट्स लिखे इन्होंने इटालियंस वगैरह से हटके। जनरली हिज सोनेट्स आर लव सोनेट्स एंड इन हिज सोनेट्स इन्होंने हमेशा जनरली एक डार्क लेडी को मतलब कन्वर्स किया है, डार्क लेडी के बारे में बोला है। इसके बारे में इसमें उन्होंने उसे डायरेक्टली म्यूज कह के बुलाया है, MUSE, म्यूज, म्यूज। अब ये डार्क लेडी म्यूज क्या है, क्या बोला है उन्होंने उसे? म्यूज इज एक्चुअली द वर्ड मीनिंग म्यूज का क्या रहता है? म्यूज रहता है इंस्पिरेशन, माई इंस्पिरेशन, माई लव इज माई इंस्पिरेशन, राइट? तो लव, इंस्पिरेशन, वन हु इंस्पायर्स यू, जो हमें इंस्पायर करता है कुछ काम करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, आर्ट के लिए, दैट इज म्यूज। ओके, अब इस पोएम में उन्होंने डायरेक्टली उस डार्क लेडी को म्यूज कह के बुलाया है, मीन्स माय इंस्पिरेशन। ओके, माय इंस्पिरेशन। अब क्या होता है, विलियम शेक्सपियर बहुत सारे सोनेट्स लिखते हैं एंड ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, उनके अंदर बहुत ज़ील है लिखने का। धीरे धीरे वो ज़ील वैनिंग होता है, वैनिंग इज कम होना, ठीक है, धीरे धीरे वो वैनिंग होता है, उनका वो ज़ील कम होता है। तो इस सोनेट में उन्होंने उस डार्क लेडी को, म्यूज को ब्लेम किया है कि बिकॉज ऑफ यू मेरा म्यूज, मेरा जो लिखने का एंथुजियाज्म है वो कम हो रहा है। किसको ब्लेम किया है? अपने इंस्पिरेशन को, अपने लव को। ओके, अंडरस्टूड? ये हम पढ़ेंगे किस बारे में, कि उनका जो लिखने का एक्साइटमेंट है, जो इंस्पिरेशन है, वो कम हो रहा है, और वो इसका ब्लेम किस पे डाल रहे हैं? अपनी म्यूज पे। म्यूज इज लव, इंस्पिरेशन, वन हु इंस्पायर अस टू डू सम वर्क। ओके, म्यूज क्या होता है? क्या होता है म्यूज? लिटरेचर की लैंग्वेज है, आगे डिफिकल्ट जाएगी, ये ध्यान से समझो। म्यूज को हिंदी में बताया मैंने ना, एक वर्ड में। म्यूज क्या होता है? इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन वन हु मोटिवेट अस टू वर्क, कोई फोर्स जिससे हम काम करते हैं, राइट? अच्छा चलो, अब म्यूज क्या है इतना बता दो तो आगे बढ़े।
inspiration. Muse is inspiration. Generally love also inspires us, right? Love inspires us कि because she is my love, he is my love, he or she inspires me to do this work, right? तो यहाँ पे ये म्यूज को कॉन्वर्स करेगा और बोलेगा, ओके? म्यूज इज हिज इंस्पिरेशन, हिज लव, ओके? नाउ लेट अस गो टू द समरी. पहले हम इसकी समरी को थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं और फिर हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, ओके? अब शेक्सपियर जो लिखता है जनरली बहुत सारे सोनेट्स में, इन 4 सोनेट्स में ही हैज रिटन अबाउट द यूथ और यंग मैन. इसके बारे में लिखा है उसने, यूथ और यंग मैन. नाउ व्हाट इज यूथ? यूथ इज एज ऑफ बीइंग यंग, यंग एज. यूथ मीन्स यंग एज. अब वो यंग मैन के बारे में लिखता है, तो यहाँ पे उससे भी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा कि ही जनरली राइट्स अबाउट द यूथ, यंग मैन. नाउ ही इज फीलिंग लैक ऑफ इंस्पिरेशन टू राइट अबाउट. धीरे धीरे क्या होता है, लिखते लिखते और जैसे एज बढ़ती है किसी काम में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, अभी उससे कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिलता है लिखने के लिए. नाउ ही डजंट फील लाइक टू राइट अबाउट द यूथ. उसे यंगनेस के बारे में, जवानी के बारे में, यंग मैन के बारे में लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. इज नॉट फीलिंग इंस्पायर्ड. वो ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा है. दैट इज, अब वो इसकी किसकी गलती है? किसी की नहीं. उसका खुद का इंटरेस्ट कम हो रहा है उसके बारे में लिखने में. हो सकता है ड्यू टू द एज, खुद की एज बढ़ रही हो, या उसने बहुत कुछ लिख लिया हो यूथ के बारे में और अब उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यूथ पे लिखने में, यंगनेस, द एज ऑफ बीइंग यंग, उसके बारे में लिखने में. लेकिन वो ब्लेम खुद पे नहीं ले रहा है. वो क्या करेगा? ब्लेम खुद पे नहीं ले रहा है. क्या बोल रहा है वो? किसको ब्लेम कर रहा है? अपनी म्यूज को, अपनी बिलवर्ड को. अब तुम मुझे वैसे इंस्पायर ही नहीं करती हो कि मैं यंगनेस, यूथ के बारे में लिखूं, ओके? और उससे वो बोलता है कि नाउ यू शुड गिव मी द एक्सप्लेनेशन, कि तुम मुझसे दूर क्यों हो गई हो. क्योंकि उसे इंस्पिरेशन नहीं आता है, तो उससे लगता है कि मेरी म्यूज मेरे से दूर है. तुम मुझसे दूर क्यों हुई हो कि मैं यूथ के बारे में नहीं लिख पा रहा हूँ, यंगनेस के बारे में नहीं लिख पा रहा हूँ. वाई यू आर फार अवे फ्रॉम मी. So now it is not my problem कि I am not writing, it's your problem, you are not inspiring me, okay? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है. तुम मेरे पास में आती ही नहीं हो इंस्पिरेशन, है ना? तुम मेरे पास में आती ही नहीं हो कि मैं आगे का लिख पाऊँ, ओके? वो म्यूज को ब्लेम कर रहा है. सोनेट में एक और चीज़ होती है, स्पीकर विल टॉक ऑन हिज साइड ओनली. दूसरी साइड नहीं रहती है. जो पोएट है वो खुद बोलता जाएगा, दूसरे का अज्यूम करेगा. अब यहाँ पे म्यूज कोई रिप्लाई नहीं देगी. क्या उसने म्यूज को बोला कि तुम मुझसे इतनी दूर हो गई हो मुझे कुछ बताए बिना कि मैं यूथ के बारे में नहीं लिख पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू राइट. तो इससे क्या हो रहा है? बोथ ट्रूथ एंड ब्यूटी आर डाइंग. यूथ इज ब्यूटी. व्हेन वी आर यंग वी आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट? द यंग एज इज द ब्यूटी कंपेयर टू ब्यूटी, ऑल्सो द ट्रूथ. तो क्योंकि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ब्यूटी और ट्रूथ दोनों डाई हो रही है. और ये दोनों किस पे डिपेंड करती है? मेरे लव पे. ब्यूटी एंड ट्रूथ बोथ डिपेंड्स ऑन माय लव, यू ऑल्सो डिपेंड ऑन माय लव. और मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे इंस्पायर नहीं करती. लेकिन म्यूज कोई आंसर नहीं देगी बिकॉज म्यूज नहीं है, वो खुद से बात कर रहा है. तो म्यूज को क्या बोलेगा? आंसर मी. फिर वो उससे बोलता है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कि मुझे आंसर करो कि तुम मुझे इंस्पायर क्यों नहीं करती हो. म्यूज की तरफ से कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि सोनेट में एक ही इंसान बोलता जाता है, सामने वाले को अज्यूम करता है. तो वो फिर खुद ही अज्यूम करता है कि म्यूज क्या आंसर देगी. तो म्यूज ये आंसर दे सकती है कि तुम्हें ट्रूथ और ब्यूटी दोनों नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रूथ को भी कुछ जरूरत नहीं है पेन की. ट्रूथ इज ट्रूथ, राइट? एंड ब्यूटी इज ऑल्सो नॉट लेम ऑफ फ्रेज. ब्यूटी किसी की मोहताज नहीं है. Beauty needs no colors, okay? Beauty could be in simplicity, right? जैसे beauty सिर्फ फैशन में नहीं है, तो beauty could be in simplicity. तो beauty needs no color. तो वो assume करता है कि म्यूज मेरे को आंसर देगी
कि ट्रूथ को पेन की ज़रूरत नहीं है और ब्यूटी को फैशन या कलर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसने ये अज्यूम किया कि अब तुम मुझे ये जवाब दोगी कि ब्यूटी को कलर्स की ज़रूरत नहीं है, ट्रूथ को कोई पेन की ज़रूरत नहीं है। फिर वो म्यूज से कहता है कि पर मैं तुम्हारी ये आंसर को जस्टिफाई नहीं करूँगा, नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी ये बात कि ब्यूटी को कलर्स और ट्रूथ को पेन की ज़रूरत नहीं है, तो हमें लिखना नहीं चाहिए, है ना। तो भी मुझे लिखना है, तुम ये करके उन दोनों को ख़त्म नहीं कर सकती हो, तुम मुझे इंस्पायर करो ताकि मैं उन्हें इमॉर्टल कर दूँ। उसे ऐसे लगता है कि उसके लिखने से सब हो रहा है। इफ़ आई एम राइटिंग आई विल, आगे की लाइंस नहीं, प्लीज स्क्रॉल करके देखिए। कि ब्यूटी और ट्रूथ जो है वो मेरे तुम्हारे लिखने से डाई नहीं, मेरे तुम अगर मुझे इंस्पायर नहीं करोगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो दो ब्यूटी को कलर्स की ज़रूरत नहीं है, ट्रूथ को पेन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे इंस्पायर करना पड़ेगा ताकि हम उसको इमॉर्टल कर सकें, वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाए, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो रह जाता है। अब विलियम शेक्सपियर का 1554 दिया हुआ है, स्टार्टिंग की लाइन्स देखो, बर्थ, और 1616 में ही हैज़ ऑलरेडी डाइड। इतने ज़्यादा साल हो गए, many hundreds years, right? लेकिन स्टिल उसका राइटिंग इमॉर्टल है, हम पढ़ रहे हैं आज। अगर उसका लिखा हुआ नहीं होता तो हमें पता नहीं रहता विलियम शेक्सपियर कौन है, राइट? तो उसे लगता है राइटिंग जो है वो हमें इमॉर्टल कर देती है, अमर कर देती है, मरते नहीं है। तो अगर मैं ब्यूटी और ट्रूथ के बारे में लिखूंगा तो ब्यूटी इमॉर्टल हो जाएगी, यूथ इमॉर्टल हो जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। तो तुम मुझे इंस्पायर करो लिखने के। ओके, क्या पढ़ा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट 4 लाइंस में, के बारे में ये पोयम सोनेट, ये किसके बारे में है? समझ में क्या आए वर्ड्स? सब अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे, थोड़ा तो समझ में आया होगा ना? किसने लिखा है ये सोनेट? किसका लिखा हुआ है ये? विलियम शेक्सपियर। किसको एड्रेस कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? म्यूज से। म्यूज क्या होता है? इंस्पिरेशन। ओके, गुड। अब किस बारे में लिखा है उन्होंने? यूथ। यूथ, व्हाट इज यूथ? व्हाट इज यूथ? ओके, यंग एज। क्या लिखा है यंग एज के बारे में? कोई बात नहीं, हम आगे नहीं बढ़ते, हम लाइन बाय लाइन जाते हैं, फिर हम इन 8 लाइन को अच्छे से देखेंगे, आगे की 6 लाइन हम बाद में लेंगे। ओके, ओ प्यूरेंट म्यूज व्हाट शैल बी दाय अमेंड्स। ये लाइन पढ़ के हमें एक शब्द भी नहीं समझ में आ रहा है, राइट? ओ टुरेंट म्यूज व्हाट शैल बी दाय अमेंड्स फॉर दाय नेग्लेक्ट ऑफ ट्रूथ इन ब्यूटी डाइड। ये दोनों लाइन में कोई ग्रामर कुछ भी नहीं है जिससे हमें ये कुछ समझ में आए सेंटेंस फॉर्मेशन से, राइट? नाउ फ्यू वर्ड मीनिंग्स वी विल टेक और फ्यू सी वेर पोएट। जब भी हम पोएम्स देखते हैं, TH बाय दाय एंड THOU दाउ के वर्ड्स आते हैं हमारे पास, दैट इज यू एंड यूर, यू एंड यूर। नाउ ओ टुरेंट म्यूज, टुरेंट मीन्स one who is becoming far from you without giving you any explanation. Okay? मुझसे दूर चले जाना बिना मुझे बताए क्यों। तुम लोग दिमाग में लिख रहे हो, माइंड में फिक्स हो जाता है तुम्हारे, फिर आधे घंटे बाद याद नहीं आता है। राइट इट समवेयर।
ताकि जब आप एग्जाम के लिए पढ़ो तो आपको कुछ क्लिक होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इट इज, वो किसको एड्रेस करा था? म्यूज को। तो ओ ट्यूरेंट म्यूज मीन्स ऐसी म्यूज, मेरी ऐसी इंस्पिरेशन जो मुझसे दूर चली गई है और मुझे बताया नहीं है क्यों गई है मेरे से दूर। ओके उसकी इंस्पिरेशन, उसकी बिलवर्ड उससे दूर गई है, उसको बिना बताए कि उससे दूर क्यों गई है। ओ ट्यूरेंट म्यूज, व्हाट शैल बी योर चेंजेस, व्हाई यू हैव चेंज्ड, तुम चेंज क्यों हो गई हो, व्हाई यू हैव चेंज्ड, फॉर योर नेग्लेक्ट ऑफ ट्रूथ, क्योंकि तुम ट्रूथ को निग्लेक्ट कर रही हो, ब्यूटी डाई हो रही है, ब्यूटी खत्म हो रही है। Both truth and beauty on my love depends. So it's dosed means does, so does you too, and therein dignified. Truth और ब्यूटी जो दोनों चीजें हैं वो मेरे लव पे डिपेंड करती है, मेरे प्यार पे डिपेंड करती है, माई लव पे डिपेंड करती है। मीन्स मुझे जितना लव होगा ट्रुथ से और जितना लव होगा ब्यूटी से, मैं उतनी अच्छी तरह से लिख पाऊंगा। ओके थोड़ा सा डीप में उसको समझने की कोशिश करो। आर्ट रहता है ना, वैसे है ये लिटरेचर पीस है, तो थोड़ा सा डीप में जाओ उसके कि ट्रूथ और ब्यूटी मेरे लव पे डिपेंड करती है। मीन्स अगर मुझे किसी चीज से लव है तभी मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता हूँ, राइट। इफ आई लव समवन और समथिंग आई कुड डिस्क्राइब इट, प्रेजेंट इट इन अ ब्यूटिफुल वे। और जिससे हम, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट क्यों करेंगे, लेकिन जो चीज़ या जो इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उससे, उसके लिए हम बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और जो अच्छा नहीं लगता है उसकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, लिखेंगे क्या, राइट। तो वो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रूथ और ब्यूटी जो है वो मेरे लव पे डिपेंड करती है। जैसे कि तुम, म्यूज मीन्स हिज बिलवड, तो वो भी उसके लव पे डिपेंड करती है। जैसे तुम मेरे लव पे डिपेंड करती हो, ब्यूटी और ट्रूथ भी मेरे लव पे डिपेंड करती है। जितना मेरे अंदर उनके प्रति लव होगा उतनी अच्छे से मैं उस पर लिख पाऊंगा। पर अभी तुम मुझे इंस्पायर नहीं करती हो लिखने की। ओके एक्चुअली क्या हो रहा है कि उसका इनर इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन जब हमारे अंदर कमी आती है हम बाहर ढूंढते हैं ना। पढ़ाई हम नहीं करते और हम रीज़न बाहर ढूंढते हैं कि आज ये हो गया था इसलिए नहीं की। कुछ नहीं होता है, हम नहीं करते हैं, लेकिन रीज़न हम बाहर ढूंढते हैं कि आज अरे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा काम बोल दिया होगा मम्मी ने, इतना सा, लेकिन ऐसे लगता है कि ये काम बोल दिया था ना, फिर मेरा मूड ही नहीं हुआ बैठने का, फिर मैं बैठी ही नहीं, तब मैं बैठ ही रही थी, है ना। तो रीज़न हम बाहर ढूंढते हैं, तो हम इंटरनली वो काम नहीं करते, लेकिन हम ऐसे नहीं मानते कि मैंने गलती की या मेरी गलती थी मैं नहीं पढ़ी, वो ऐसे हो गया था, वो आ गई थी ना तो इतनी बातें कर रही थी, फिर मैं बैठी ही नहीं पढ़ी, है ना। तो हम अपनी गलती नहीं ढूंढते। वैसे ही यहाँ पे पोएट ने क्या किया, उसका इंटरनल इंटरेस्ट जो कम हो रहा है उसको अपने बिलवड पे डाल दिया है कि तुम मुझे इंस्पायर ही नहीं कर रही हो लिखने के लिए, क्योंकि तुम मेरी बिलवड हो, तो ब्यूटी पे तुम मुझे इंस्पायर करोगी तभी मैं लिख पाऊंगा ना आगे, तुम्हें मुझे इंस्पायर करना चाहिए। क्लियर है ये 4 लाइन्स तुम लोग को? यस, प्लेन। क्यों बोलती हूँ बीच बीच में एक्सप्लेन, मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आगे बढ़े। डिग्निफाइड इज गिविंग रिस्पेक्ट, शोइंग रिस्पेक्ट, बीइंग डिग्निफाइड। जिससे लव होता है उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो लव और ब्यूटी से हम डिग्निफाइड होते हैं। Anyone explain me what was in these 4 lines? बोलो ना।
वेरी गुड. ओके, सो वंडरफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड. बहुत सिंपल 2 लाइन में जितना तुम समझ सकते हो, राइट? ओके, तो अब उसे इंस्पायर नहीं और इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है ब्यूटी और ट्रूथ के बारे में लिखने में, राइट? अब वो क्या बोलता है कि आंसर दो मुझे. मेक आंसर म्यूज. मेक आंसर म्यूज, मुझे जवाब दो. विल यू नॉट हैप्पीली से. इन वर्ड्स को मैंने इनके मीनिंग से पढ़ा है. विल यू नॉट हैप्पीली से, मुझे आंसर दो. अब तुम खुशी खुशी ये बोलोगी कि ट्रूथ नीड्स नो कलर्स with his color fixed, beauty no pencil, beauty's truth to lay, but best is best if never intermixed. Now let us go through these lines. Now in first line, fifth line is saying answer me, जवाब दो. Will you not happily say, अब तुम happily क्या बोलोगी कि ट्रूथ को कोई कलर्स नहीं चाहिए क्योंकि ट्रूथ फिक्स है, सच है, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की, किसी राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. ट्रूथ इज ट्रूथ. ट्रूथ इज ऑलरेडी इटर्नल. तो ट्रूथ विल नीड नो कलर्स एंड ब्यूटी विल नीड नो पेंसिल. ब्यूटी को फ्रेजिंग की, राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी ट्रूथ है. ब्यूटी इज ट्रूथ. इफ यू आर ब्यूटीफुल, नेचर इज ब्यूटीफुल, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज ट्रूथ. तो ब्यूटी विल ऑल्सो नीड नो पेन. Okay, truth will also not need color, beauty will also not need color or pen because they are fixed. They are fixed. They should not be intermixed. Best is best. Truth is best. Truth is eternal. सच होता है, right? तो वो बदल नहीं सकता है. जो सच है उसको राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. वो इटर्नल है. जो ब्यूटी है वो ऑलरेडी ब्यूटी ही है, डिग्निफाइड है. दैट इज अगेन अ ट्रूथ. ब्यूटी इज अगेन अ ट्रूथ. इन दोनों को मिक्स नहीं करके बेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट. बेस्ट विल नीड नो एक्सप्लेनेशन, नो राइटिंग, राइट? हम जब सच बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं सच ही बोल रही हूँ, अब तू कुछ भी बोल, मैं सच, मेरा सच है तो मैं डरूंगी नहीं, राइट? तो ट्रूथ विल नीड, ऐसा जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ या मैं डरता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम राइट, आई एम टेलिंग ट्रूथ. जब हम कुछ झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, तो हमें पता रहता है, हम इंटरनली कहीं ना कहीं पता रहता है कि हम डरते हैं. बाहर हम भले ना दिखाते हो, लेकिन जब हम सच बोलते हो, ना हम इंटरनली ना हम एक्सटर्नली बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिकॉज वी नो कि वी आर राइट, वी आर ट्रू, राइट? तो ऐसे ही वो बोल रही है कि ट्रूथ को किसी कलर की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी को किसी पेन की ज़रूरत नहीं है. बोथ आर ट्रूथ. ट्रूथ इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ऑल्सो अ ट्रूथ. दे डोंट नीड यू. अब उसकी म्यूज उसको क्या बोल रही है, शेक्सपियर को, कि ब्यूटी और ट्रूथ को एक्चुअली तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. They both are best and best will be always best. Best हमेशा best ही रहता है. They will not need you. Okay? बढ़े आगे. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें. दर्श आगे का समझाओ बेटा. अभी उसने ब्यूटी म्यूज को बोल दिया है कि आंसर. अब इसके बाद का जो क्लैप करेगा वो एक्सप्लेन करेगा, राइट? उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दर्श का, इसीलिए वो क्लैप कर रहा है. तो अब पूरी 8 लाइंस वो एक्सप्लेन करेंगे जो क्लैपिंग करेंगे. ओके, हियर दिस साइड. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? बढ़े आगे. ओके. Because he needs no phrase, will doubt be dumb, will you be dumb. ठीक है, ब्यूटी को कोई फ्रेज नहीं चाहिए. जो ब्यूटीफुल है वो ब्यूटीफुल है, जरूरी नहीं है तुम आके तारीफ करो.
If I am beautiful, I am beautiful. If you will not say, it doesn't mean I will not be beautiful. Right? तो ब्यूटी को किसी तारीफ की जरूरत नहीं होती है, पर इसका मतलब ये है क्या कि तुम डम बन जाओगी, गूंगी बन जाओगी. He is telling to his muse. Okay, it needs no phrase, but does it mean कि you will be dumb? Does it mean कि you will be dumb? You will be silent. तुम कुछ भी नहीं बोलोगी. Excuse, not silence. So, for what lies in thee? मैं तुम्हारा साइलेंस एक्सक्यूज नहीं करूंगा. क्यों नहीं एक्सक्यूज करेगा वो उसका साइलेंस? ही इज एग्रीइंग कि तुम जो बोल रही हो वो राइट है. ब्यूटी विल नीड नो फ्रेज. ब्यूटी को किसी फ्रेज की कोई जरूरत नहीं है. बट डज इट मीन कि तुम डंप हो जाओ? डज इट मीन कि ब्यूटी को जरूरत नहीं है तुम्हारे बोलने की, तो तुम बोलोगी ही नहीं, तुम बिल्कुल गूंगी बन जाओगी? नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सक्यूज नहीं करूँगा. मीन्स मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कि तुम मुझे इंस्पायर न करो या बोलो नहीं. ओके. तो ब्यूटी नीड्स नो फ्रेज. अगर हम ब्यूटी को फ्रेज करेंगे तो वो हमें मारेगी थोड़ी पकड़ के, है ना. ही और शी विल बी हैप्पी विथ स्माइलिंग फेस. एवरीवन लाइक्स फ्रेज. एप्रिसिएशन हर एक को अच्छा लगता है ना. तो इट इज कि आई विल नॉट एक्सक्यूज योर silence to make him much outlive a glided tom. क्यों एक्सक्यूज नहीं करूंगा साइलेंस में? क्योंकि जब हम लिखेंगे ब्यूटी पे, उसको फ्रेज करेंगे, तो वो एक ग्लाइडेड टॉम. ग्लाइडेड इज गोल्ड लाइक, शाइनिंग लाइक गोल्ड. टॉम इज, टॉम का मीनिंग तो बताओ आप लोग. 5 साल का ये वो अभी तक. टॉम टॉम इज ग्रेव, कब्र. उसका जो टॉम बनेगा वो ग्लाइडेड, गोल्डन लाइक, शाइनी टॉम होना चाहिए. अब ब्यूटी और ट्रूथ उसने बोला था डाई हो रहे हैं, तो डाई होके कहाँ जाएंगे? दफनाए जाएंगे, है ना. दफन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं मीन्स. तो कम से कम उसको ग्लाइडेड टॉम होना चाहिए, शाइनी, आउटस्टैंडिंग, गोल्ड लाइक होना चाहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको देखे. वी आर गोइंग टू सी गोल्डन टेम्पल, राइट. तो ऐसे हम किसी भी कब्र पे जाके देखते नहीं है वैसे, राइट. तो ही सेइंग इट शुड बी इन ग्लाइडेड टॉम, आउटस्टैंडिंग, जो आने वाले जनरेशंस देखे आके और उनके लिए एक रिमेम्बरेंस रहना चाहिए. तो मुझे ट्रूथ और ब्यूटी का ग्लाइडेड टॉम बनाना है, कवर्ड विथ गोल्ड, ग्लाइडेड. हाँ, तो उसका जो ब्यूटी और वो है जो डाई हो रहा है, तो उसका ग्लाइडेड टॉम बनना चाहिए. उसकी जो कब्र बननी चाहिए वो शाइनी होनी चाहिए, कवर्ड विथ गोल्ड. और उसकी फ्रेजिंग होनी ही चाहिए, एंड टू बी फ्रेज्ड ऑफ गोस, एंड टू बी फ्रेज्ड ऑफ एजेस येट टू बी. अब ग्लाइडेड टॉम होगा, कुछ गोल्डन होगा, कुछ अच्छा होगा, आर्ट पीस होगा, तो आने वाली जनरेशन उसको देखेगी, फ्रेज करेगी, राइट. तो आने वाली जनरेशन ने मेरी राइटिंग पीस को भी वैसे ही फ्रेज करना चाहिए, ब्यूटी को, ट्रूथ को वैसे ही फ्रेज करना चाहिए. एंड डू दाई ऑफिस म्यूज, आई टीच दी हाउ. Do your work. Do thy office means do your office means do your own work. तुम्हारा काम है मुझे इंस्पायर करना, तुम वो करो. Now what the poet is saying to his muse, तुम्हारा काम है मुझे इंस्पायर करना और तुम वो करो. Do your work, do your own work. मुझे मत बताओ कि ब्यूटी को कलर्स नहीं चाहिए, ट्रूथ को कलर्स नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, कोई फ्रेजिंग नहीं चाहिए उन्हें. I know all this, but I will not excuse. You do your work. ओके. मैं बाहर गई थी, मैं यहाँ गई थी, मैंने वो किया था, मैं वो कर रहा था, मैं दुकान पे था. आई विल नॉट लिसन एक्सक्यूज. आई वॉन्ट योर होमवर्क, राइट. जस्ट आर सेइंग इन दिस वे. इससे ही वो
अपनी म्यूज को बोल रहा है कि इसको ब्यूटी को नहीं चाहिए, ट्रूथ को नहीं चाहिए, वो इटर्नल है, एवरीथिंग इज राइट बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज, यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। और उसका काम क्या है? इंस्पायर करना, इंस्पायर मी टू राइट, ओके। देन डू दाई ऑफिस म्यूज, आई टीच दी हाउ, I will teach you how you should do your work, और तुम अपना काम करो, मुझे इंस्पायर करो। I think more lines are there. To make him seem long, hence he shows now. Same thing. कि उसको क्यों अपना काम करने के लिए बोल रहा है? ताकि वो इटर्नल हो जाए, ऐसा कुछ लिख जाए जो फ्यूचर जनरेशंस हमेशा के लिए याद रखें। नाउ अभी तक वो यंग एज के बारे में लिख रहा था, पर अभी उसे बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं होता है यंग एज के बारे में, यूथ के बारे में लिखने के लिए। बिल्कुल फील लाइक नहीं होता है कि मैं यूथ के बारे में लिखूं, यंग मैन के बारे में लिखूं। बहुत बार उसने यंग मैन के बारे में लिखा हुआ है अपनी पोएम्स में, सोनेट्स में। आपने पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बहुत बार लिखा है, पर अभी उन्हें बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो ही इज फीलिंग गिल्टी कि मुझे और यूथ के बारे में लिखना है, पर आई एम नॉट फीलिंग लाइक, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ही इज पुटिंग इट्स ब्लेम ऑन हिज म्यूज, अपनी बिलवड पे, कि तुम मुझे इंस्पायर नहीं कर रही हो, ओके। अब म्यूज बोलती है कि ब्यूटी और ट्रूथ को कोई पेन चाहिए ही नहीं, बिकॉज ट्रूथ इज ट्रूथ, बेस्ट इज बेस्ट एंड ब्यूटी नीड्स नो फ्रेज। जो ब्यूटीफुल है वो ब्यूटीफुल ही है, जो ब्यूटी है वो ब्यूटी है, इट विल नीड नो फ्रेज, नो फैशन, नथिंग। तो इसके लिए उन्हें जरूरत नहीं है कि तुम लिखो, ओके। ये वो अज्यूम कर रहा है कि म्यूज मुझे ऐसा आंसर दे रही है। फिर से वो म्यूज को क्या बोल रहा है उसके आंसर पे कि ठीक है, तुम जो बोल रही हो एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट बट इट डजंट मीन यू शुड बी डम्प। एवरीथिंग इज राइट बट इट डजंट मीन कि तुम डम्प हो जाओ, ओके। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया मैंने कि आपको बहुत काम था, आप बाहर गए थे, आप दुकान पे गए थे, सीजन है, मैं घूमने गई थी, जो भी है, एवरी एक्सक्यूज इज राइट, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट माई होमवर्क शुड बी डन, राइट, माई होमवर्क शुड बी डन, आप कुछ भी करो। तो ऐसे ही म्यूज को वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जो भी बोल रही हो एवरीथिंग इज राइट बट आई विल नॉट अलाउ यू टू बी डम, आई विल नॉट एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगा कि तुम डम्प हो जाओ, साइलेंस्ड हो जाओ, और ब्यूटी और फ्रेज पे लिखने के लिए मुझे इंस्पायर मत करो। तुम मुझे जितना इंस्पायर करोगी मैं उतनी अच्छे से लिखूंगा, और ग्लाइडेड टॉम हो जाएगा वो। ग्लाइडेड टॉम एक एग्जाम्पल, मतलब उसे कंपेयर किया है कि सोने की कब्र जो जनरल कब्र रहेगी, ग्रेव रहेगी, हम उन्हें जाके देखेंगे नहीं, देखते हैं हम कभी, उस साइड जाते भी नहीं है, बट अगर कोई गोल्डन ग्रेव है जो हिस्ट्री में नोट हो जाती है, जो हिस्टोरिकल पीस है, अभी आगरा में ताजमहल इज ऑल्सो अ ग्रेव, वहां पे भी ग्रेव है, कब्र है, राइट, बट वी आर विजिटिंग इट। क्यों विजिट करते हैं हम वहां पे? क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल चीज है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ऐसे ही मेरी राइटिंग इटर्नल हो जानी चाहिए, हिस्टोरिकल हो जानी चाहिए, ग्लाइडेड टॉम होना चाहिए उसका, कवर्ड विथ गोल्ड, अ टॉम, अ ग्रेव कवर्ड विथ गोल्ड, ओके, ऐसा हो जाना चाहिए। तो तुम मुझे इंस्पायर करो कि मैं मोर एंड मोर यूथ पे, यूथ इटर्नल हो जाना चाहिए, आने वाली जनरेशन्स ने याद करना चाहिए मैंने जो यूथ पे लिखा है, और उन्हें पता होना चाहिए कि यूथ क्या था उस टाइम पे, व्हाट वाज यूथ। मैं इतना अच्छे से यूथ पे लिखना चाहता हूँ, यू मस्ट इंस्पायर टू राइट मोर एंड मोर, ओके। क्लियर? यस और नो? पक्का? चलो, एनीवन? नॉट द, क्या दक्ष की दर्श है उसका नाम? दक्ष।